नमस्कार दोस्तों, विमर्श कैफ़े में आप सभी का स्वागत है। मैं फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव सोशल रिसर्च और विमर्श कैफ़े की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। विमर्श कैफ़े में हम लगातार ऐसे साक्षात्कार लेकर आपके सामने आ रहे हैं जिसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा में शोध से जुड़े हुए कई पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रवि रंजन सिंह। इन्होंने अपना पीएचडी सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है और फिलहाल ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग डॉक्टर रवि रंजन सिंह से पूछना चाहेंगे कि आप अपनी विषय के बारे में, अपने शोध के बारे में कुछ हमसे एक प्रस्तावना साझा करें। धन्यवाद चेतना। मेरा जो शोध है यहाँ पर शुरुआती शोध है वो कबीर के संदर्भ में डॉक्टर धर्मवीर की हजारी प्रसाद द्विवेदी संबंधी आलोचना की समालोचना विषय पर है। और इस शोध में मैंने कबीर के इर्द गिर्द जो भी विमर्श हैं, खास तौर पे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श के नज़रिए से जो काम किए जा रहे हैं, उनके आलोक में मैंने ये रिसर्च किया है। इससे पहले मैं अपने विषय के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं, डॉक्टर धर्मवीर के बारे में जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर धर्मवीर हिंदी के शुरुआती महत्वपूर्ण हिंदी आलोचकों में से हैं जिनकी दृष्टि दलित दृष्टिकोण की दृष्टि है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम उन्होंने हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किए हैं, लेकिन कबीर को ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत काम किया है। लगभग उनकी 6 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अपने इस बृहत शोध कार्य में उन्होंने कबीर के अब तक के अपने लगभग 2008-2009 के आसपास तक के जितने भी प्रमुख आलोचक हैं उन सब पर सिलसिलेवार ढंग से काम किया है, शोध कार्य किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि ज़्यादातर जो आलोचक हैं कबीर को लेकर के हमारे बीच में जो समझदारी है वो बहुत हद तक एक खास मैं कहूँ कि जो उन्होंने शब्द उसके लिए प्रयोग किया है कि एक ब्राह्मणवादी सोच के तहत कबीर को समझा गया है और एकेडमिक्स में जानबूझ करके कबीर को इंट्रोड्यूस किया गया है। उनके अंदर का जो विस्फोटक तत्व है, तेज है, जिसके बारे में वो बोलते हैं बार बार कि कबीर के अंदर इतनी आग है कि वो झुलसा दे ब्राह्मणवादी सोच को, सामंतवादी सोच को, उसको डिफ्यूज करने के लिए एक खास तरह से उनको परोसा गया है हिंदी साहित्य में। और उनकी इस मूल प्रस्थापना के इर्द गिर्द ही उन्होंने बहुत सारे लोगों पर शोध कार्य किया है। जितने भी बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य से में, विशेष रूप से अगर मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लूं, जिनका शुरुआती कार्य ही रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कि कबीर को उन्होंने हिंदी साहित्य में स्थापित किया। तो मेरे लिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग था कि ये देख पाना कि जिस पुस्तक को हम लोग मानते थे कि कबीर की समझदारी लगभग उसी पुस्तक से हम लोगों की बनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के काम से, और उनके ऊपर जब इस तरह का आरोप लगा और पूरा आरोपों की चार्जशीट डॉक्टर धर्मवीर ने सिलसिलेवार ढंग से उनके ऊपर रखी, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि जरा देखा जाए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और मैंने अपने शोध कार्य में इन्हीं जो आरोप हैं उनकी समीक्षा की है, उनकी समालोचना की। जी। तो आप डॉक्टर रवि ये बताएं कि एक तो कारण ये रहा जो आपने इस विषय को चुना कि धर्मवीर जी के जो भी आलोचना के जो पॉइंट थे हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर की रीडिंग को लेके, एक आपका एंट्री पॉइंट वो था इस शोध के अंदर, बट इसके अलावा और क्या ऐसे कारण रहे जिसके चलते आपने इस विषय को चुना? और एक सवाल इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि और ऐसा क्या कारण रहा कि आपने हिंदी एज ए डिसिप्लिन को चुना? जी जी। कबीर को अपने शोध विषय के रूप में चुनने का अगर मैं कोई कारण समझ पाता हूँ तो पहला तो जैसे मैंने बताया ही कि उनके जो आरोप थे वो बड़े दमदार थे। तो और ऐसे व्यक्ति पर आरोप थे जिसको पढ़ करके हम लोगों ने कबीर को समझ बनाई थी। और जब आपकी समझ पे सीधा हमला हो और वो एकदम से टूट जाए
ठीक है, तो फिर ये अंदर से एक उत्सुकता होती है जानने की, समझने की कि दरअसल मामला क्या है। तो पहला तो मुझे लगता है कि जो जिस वजह से मैं शोध में प्रवृत्त हुआ जो है, ये प्रमुख कारण था। और एक कबीर को लेकर के शुरुआत से एक समझदारी थी। मेरी माँ जो है कबीर को लेकर के बहुत ही उत्सुक रहती हैं, उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने पढ़ रखा है और बचपन से कबीर के बारे में बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने। तो वो सब भी कबीर को लेकर के आकर्षित करता रहा। और कबीर का एक जो जिसको कई बार कह दिया जाता है कि रहस्यवादी तत्व है उनके यहाँ पर, या अद्वैता का प्रभाव है, इस वजह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। जैसे उनकी बहुत सारी जो लिखा हुआ है वो बहुत गुनगुनाया जाता है, गाया भी जाता है घरों में। जैसे मेरी माँ हमेशा एक उनका भजन नुमा ही गुनगुनाती थी, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। तो उनकी पोइट्री में भी एक खास तरह का एक पढ़ने के बाद एक उत्सुकता जागती है कि ये नलनी क्या है, कहाँ पे पैदा होने की बात हो रही है। एक कह सकते हैं कि प्रश्नाकुलता को बढ़ाता है कबीर को पढ़ने के बाद। तो शुरुआती तो मेरा ये रहा कबीर की ओर आकर्षित होने का। और बाद में धीरे धीरे जैसे जब ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कबीर को और पढ़ा, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज थी, उनको देखा, कबीर को गाने वालों के बीच में थोड़ा सा गया, उनको सुना, तो लगातार एक आकर्षण उनसे लगातार बनता गया। और एकेडमिक्स में उनकी समझदारी, जो मैंने अभी कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ने के बाद लगा कि कबीर को समझ पाए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैंने प्रवेश लिया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उसी दौरान उनकी लगभग 5 या 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी डॉक्टर धर्मवीर की, और बड़े जोर शोर से उस पर चर्चा भी चल रही थी दलित डिस्कोर्स से भी, और कबीर के यहाँ पर जो एक स्त्री विमर्श के नजरिए से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट बना कबीर को लेकर के, खास तौर पे डॉक्टर धर्मवीर के काम के बाद, तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि इसको एक बार पुनः इसको देखे जाने की जरूरत है। अभी तक की जो समझदारी बन पाई है उसको फिर से एक बार रीचेक करने की जरूरत है। इसके कारण मैंने शायद मुझे लगता है कि मैंने इस कार्य को चुना। और उसमें हमारे जो शोध निर्देशक थे प्रोफेसर वीर भारत तलवार जी, डॉक्टर धर्मवीर की पहली किताब आई थी हिंदी की आत्मा नाम से, जिसमें उसमें भी उन्होंने हिंदी में बहुत सारे ऐसे जो मान्यताएं हैं, चली आ रही मान्यताएं, जो अभी तक मतलब अगर मैं कहूँ कि रूढ़ियां बन गई हैं, तो उन रूढ़ियों पर भी उन्होंने जबरदस्त जो है प्रहार किया है। तो तलवार जी को भी बहुत प्रिय हैं डॉक्टर थे, अभी नहीं हैं डॉक्टर धर्मवीर जी, तो उनको लेकर के उनकी भी उत्सुकता बहुत थी। और जब मैंने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने बहुत सहर्ष से इसको स्वीकारा और लगातार प्रेरित किया इस काम को करने के लिए। जी। और हिंदी विषय को आपने क्यों चुना? हिंदी विषय के साथ में तो मैं एक तो ये बात हो सकती है कि मातृभाषा है, मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ और हिंदी बहुत व्यापक स्तर पे बोली समझी जाती है, और दूसरी भाषाओं से और उसके साहित्य से शायद उतना परिचय नहीं था, और इसलिए एक स्वाभाविक जो आपकी प्रवृत्ति बन जाती है उसके कारण भी। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में आने के बाद दर्शन और साहित्य मेरे विषय थे, लेकिन उसके बाद मास्टर्स करने में शायद एक ही विषय को चुनना होता है, तो साहित्य को मैंने चुना क्योंकि उसमें मन भी लगता था, और कविताओं से, उपन्यासों से, कहानियों से बड़ी दोस्ती हो गई। बाद में जाकर के अलग और दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य को चुनने का जो सबसे अनिवार्य कारण था वो एकेडमिक जो कह सकते हैं कि उस समय का जो ऑप्शन था शायद यही था, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के रियलाइज हुआ कि शायद जिसको हम हिंदी साहित्य समझते हैं वो और व्यापक होने की जरूरत है। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, और इसलिए कई बार जब मुझसे कोई कहता है कि आपका विषय क्या है या किस विषय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं साहित्य कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। हिंदी थोड़ा सा कहने से गुरेज होता है। जी। तो
डॉक्टर रवि, ये बताएं कि जब आप अपना ये शोध कार्य कर रहे थे तो उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी का आपने प्रयोग किया, और अगर हो सके तो हमें ये भी बताएं कि अगर हम आपसे कहें कि 2 सबसे ज़रूरी सवाल जिनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस किया हो इस शोध कार्य में, तो उनके बारे में भी बताएं। तो आपका मेथड और अगर हो पाए तो 2 सवाल। जी, जैसा कि मैंने अपने विषय के बारे में बताया, तो मेरे विषय में जो ज़रूरी था बातों को समझना, उसके लिए मैंने विश्लेषण पद्धति का ही प्रयोग किया है। और दूसरी चीज़ है कि कबीर को पढ़ने के दौरान और डॉक्टर धर्मवीर और हजारी प्रसाद दोनों की आलोचना जो मेरे विषय के इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं, उसको समझने के लिए ज़रूरी था कि मैं कबीर के समय को भी समझ सकूं, उनके समाज को भी समझ सकूं। उसके लिए मैंने द्वंद्वात्मक पद्धति बोल सकते हैं कि उसका प्रयोग किया है। उसके माध्यम से मैंने कबीर के समय को, उनके समाज को समझने की कोशिश की है। और हिंदी में एक उसकी बड़ी आलोचना भी होती है कई बार कि रेफरेंसिंग पे बहुत कम जोर होता है। कई बार जो आलोचकीय जो पुस्तकें हैं उसमें प्रॉपर रेफरेंसेस नहीं होते हैं, तो उन सबको भी समझने के लिए, और कई बार मुझे उन दिक्कतों से जूझना पड़ा, तो उन सब के लिए मैंने विश्लेषण को ही, पद्धति को ही ज़्यादा उचित समझा और उसके माध्यम से मैंने किया। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि किन सवालों पर मैंने ज़्यादा कोशिश की है अपने रिसर्च में, मैंने किस पे ज़्यादा जोर दिया है, तो सवाल तो मुख्यतः मेरा जो काम का जो नेचर है वो दरअसल डॉक्टर धर्मवीर पे बेस्ड है। और डॉक्टर धर्मवीर ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 14 प्रश्नों का जो है एक क्रम पूरा बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि चार्जशीट है पूरी वो, ठीक है। तो उन सवालों के माध्यम से ही होकर के मैं शोध में गुजरा, और मुझे ये देखना था कि ये जो आरोप हैं, ये जो प्रश्न हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि वो सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन सवालों में से भी एक सवाल और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि क्या जो आरोप हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को ब्राह्मणवादी कह सकते हैं। उनकी जो समझ है कबीर को लेकर के, कबीर को जिस रूप में वो देख रहे हैं, जैसे कि वो कबीर के बारे में तमाम सारी बातें कहते हुए, उनकी जो पुस्तक कबीर के व्यक्तित्व और उस पे है, आखिरी जो बात वो कह देते हैं कि कबीर अंततः धर्मगुरु थे। और शायद ये बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी डॉक्टर धर्मवीर को, और उन्होंने कहा कि कबीर की आग जो सामाजिक परिवर्तन के लिए थी और समाज सुधार के लिए थी, सामाजिक परिवर्तन को लेकर के थी, उसको केवल महज एज ए धर्मगुरु के रूप में चिन्हित कर पाना उनकी आलोचना की असफलता है। और ये एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि जब हम किसी के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको संत महात्मा कह करके उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा जो सवाल अपने शोध के दौरान, मैंने शोध के दौरान ही जो मुझे समझ में आया कि जो मैंने बताया कि रेफरेंसिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कई बार मैंने ये भी देखा कि मिसकोट करना या उसकी सीधी स्पष्ट कही हुई बात का अलग ढंग से तोड़ मरोड़ करके मतलब निकालना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ पे भी है और डॉक्टर धर्मवीर जी के यहाँ पे है। तो ये प्रश्न भी, ये मैं सजग रहा अपने शोध कार्य के दौरान कि इसको जरूर जो है एड्रेस करना है अपने शोध कार्य में। जी। तो डॉक्टर रवि, इन प्रश्नों से जब आप डील कर रहे थे, जब आप इन पर लिख रहे थे, तो कुछ मूल निष्कर्ष आपकी थीसिस के रहे होंगे जैसे जैसे आप कंक्लूजन की ओर बढ़ने लगे। जी। तो उनमें से कुछ मूल निष्कर्षों में से कुछ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो, कि क्या क्या आपकी थीसिस के लार्जर कंक्लूजन रहे? जी, लार्जर कंक्लूजन्स की बात करें तो पहला तो एक यही था जो मैंने बताया कि मेरा मुख्य सवाल, या कहें कि मेरा मुख्य सवाल से ज़्यादा था कि डॉक्टर धर्मवीर का मुख्य जो सवाल था हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर, कि वो ब्राह्मणवादी। तो उसको लेकर के जब मैं अपने कंक्लूजन पे पहुंचा तो मुझे जो समझ में आया कि उनके आरोपों में
कहीं न कहीं सच्चाई तो है कि कई बार कबीर को लेकर के जो बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जैसे हुँ। कि शुरुआत में मैं उदाहरण के लिए अगर ऐसे कहूँ कि हुँ। कबीर को ये जो पूरा ब्राह्मणवाद और ये तमाम सारा ये जो पूरा डिस्कोर्स है, जी। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है हुँ। कि कबीर के गुरु रामानंद थे कि नहीं थे। और जी। चूँकि रामानंद का संबंध वैष्णव संप्रदाय से हुँ। जोड़ा जाता रहा हुँ। है, उनके गुरु का भी संबंध वैष्णव संप्रदाय से जोड़ा हुँ। जाता है, तो ज़्यादातर आलोचकों ने ये मान लिया कि अगर कबीर के गुरु रामानंद हैं और रामानंद वैष्णव हैं, तो हुँ। कबीर भी वैष्णव होंगे। जी। इस तरह की समझदारी रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब जो कबीर पे उनकी जो समझदारी बन कर के आई, 2-3 पुस्तकें लिखी, एक तो केंद्रित ही है कबीर पर। हुँ। उसमें शुरुआत में तो वो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं क्योंकि उसके हुँ। ऐतिहासिक प्रमाण कहीं पर हैं नहीं। हुँ। तो उसको प्रश्न चिन्ह के कटघरे में रख कर के देखते तो हैं। हुँ। लेकिन शुरुआती 1-2 अध्याय के बाद जब वो बढ़ते हैं, कबीर को समझाने के लिए बैठते हैं हुँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये प्रश्न जैसे निरर्थक हो जाता है। हुँ। और वो फिर वही रामानंद को कबीर के गुरु के रूप में, जैसे कि चूँकि एक पॉपुलर समझदारी है, तो जी। उसी को एकदम सच्चाई मान कर के बैठ जाते हैं और उस ढंग से बातचीत करते हैं। हुँ। तो ऐसे कई सारे बिंदु हैं, जैसे मैंने रामानंद वाला पक्ष बोला। हुँ। इसके अलावा उनकी जो भाषा का पक्ष है, जी। जो डॉक्टर धम्बीर ने बहुत ही जोर-शोर से उठाया कि जब हम किसी दलित पिछड़ा बैकग्राउंड से उठे हुँ। हुए किसी कवि का परिचय दे रहे हैं, हुँ। तो कई बार हम उसको महान तो बता रहे हैं जी। कि कबीर बड़े महान हैं, जी। पूरे भक्ति आंदोलन के पूरे परिदृश्य में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जी। उनके यहाँ सामाजिक क्रांति है, सब कुछ है। लेकिन इन सब के बावजूद ये उनके अंदर ये तत्व आया कहाँ से? ये प्रतिरोध की चेतना जी। कहाँ से आई? हुँ। उन सब की जो जड़ है, जी। वो बार-बार हजारी प्रसाद द्विवेदी खोजना शुरू करते हैं। तो अपने जो ट्रेडिशन है, भारतीय साहित्य की परंपरा है या हिंदी साहित्य में बहुत सारी जो भक्ति की परंपरा है, उससे तो जोड़ते हैं, लेकिन अनजाने ही सही, लेकिन कहीं न कहीं वो जोर रामानंद के पहलू पर ही देना शुरू कर देते हैं। जी। और ये चीज़ जब और इसको खास तौर पे भाषा के माध्यम से जब व्यक्त करना शुरू करते हैं, जी। तो जैसे कि वो बार-बार बोलते हैं कि कबीर के यहाँ तो जो उनका जो व्यक्तित्व का निर्माण है, वो तो एक नाले में पानी की तरह था, और उसमें जब रामानंद रूपी जो है गंगा आकर के उससे मिलती हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है और उनके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब कि रामानंद ने ही सब कुछ किया है कबीर के यहाँ पर। तो ये जो एक तरह का कि जो कुछ अच्छा है वो किसी और की वजह से है, और वो बार-बार, एक उदाहरण मैंने दिया, लेकिन उनकी भाषा में बार-बार ये चीज कहीं न कहीं आती है, जो बहुत ही जो हमारे दलित विमर्श के आलोचक हैं, उनको ये बार-बार ये चीज अखरती है कि उनकी प्रतिरोध की चेतना, उनका सब कुछ, अगर वो अपने समाज में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी भी प्रेरणा जो है उसको कहीं और से मिलेगी। वो अपने आप में कैपेबल नहीं है समझदारी के स्तर पर, अपने समाज को समझने के स्तर पर, उसको विश्लेषित करने के स्तर पर वो सक्षम नहीं है, जब तक कि उसको जो है किसी इस तरह के बड़े धार्मिक बहुत ही महान व्यक्ति, या जिसको कहेंगे जिसका बैकग्राउंड सवर्ण हो, या एक वैष्णविज्म से जो उस समय का सबसे बड़ा दर्शन और व्यवहार का एक सिद्धांत माना जाता था, जब तक वो किसी से नहीं जो है जुड़ेगा, तब तक उसके अंदर ये सामाजिक क्रांति का, परिवर्तन का बोध भी उसके अंदर नहीं पैदा होगा। जिसको कहा जाता है ना कि पारस पत्थर हैं, और पारस पत्थर जिसको छू लेता है तो सोना हो जाता है। तो ये सारे लोग पारस पत्थर हो गए हैं, और जो है कबीर जो है महज पत्थर हैं, जो उसको छूने के बाद कबीर सोना हुआ। तो ये चीज भाषा में जिसको बोलते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, वो चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो इसको मैंने अपने शोध कार्य के दौरान चिन्हित किया, और इसको एक मैंने बोला कि ये आरोप उनका बहुत वाजिब आरोप है, और जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जरूर मानता हूँ कि एक जो सवर्ण मानसिकता है, या उसके पीछे जो एक ब्राह्मणवादी सोच है, उसके तहत कई बार
और अनजाने से भी वो कई बार चीजें हो जाती हैं जिसके लिए हम बहुत सतर्क नहीं हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी खास तौर पे जब लिख रहे हैं तो उनका पीरियड 1940s के आसपास है, वो लिख रहे हैं उस पे। उसमें कोई दलित डिस्कोर्स या कहें कि स्त्री विमर्श है, इन सब की शुरुआत नहीं है हिंदी साहित्य में। तो वो सजगता भी शायद मुझे लगता है कि कई बार हम परंपरा से कुछ चीजों का भाषा में भी प्रयोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और उसको बिना सोचे समझे, और एक जो पद्धति वो पद्धति के रूप में भी हो जाता है कई बार। दोनों की तुलना भी कर रहे हैं तो परंपरा में से कोई चीज चली आ रही और बिना उसको फिल्टर किए हम लोग बिना संवेदनशील हुए उस विषय को लेकर के सीधा वैसे ही किसी के लिए प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आमतौर पे मैंने अनुभव किया है कि समाज में एक जो है कई बार गाली ऐसे दी जाती है, जैसे किसी के बारे में ऐसे बोल दिया जाता है, अरे वो बहुत चुट्टा चमार है, ठीक है। अब ये चीज मैंने देखा है कि कई बार बहुत पढ़े लिखे वैसे भी लोगों को वो एक सेकंड के लिए भी नहीं समझते हैं कि इसमें जो चमार शब्द है वो किस अर्थ में है, वो गाली के प्रयोग में है, उसका जातीय संदर्भ है, उसका सामाजिक संदर्भ है, लेकिन बिना सोचे समझे फिल्टर लगाए किसी को गाली देनी है या किसी के बारे में कुछ खराब कहना है तो इसी जो है फ्रेज का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो उनके अंदर संस्कार भी वैसे ही हों, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे संवेदनशील लोग भी इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जो है जब आप सजग नहीं होते हैं तो इसकी वजह से होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ ये भयंकर समस्या के रूप में है कि कई बार उसको पढ़ करके आपको वास्तव में जब आप धर्मवीर के आरोपों के संदर्भ में आप उनको पढ़ते हैं तो लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग या कबीर की तारीफ में भी जो कुछ कहा जा रहा है उसका एक जातीय संदर्भ तो है। ये मेरा मुख्य निष्कर्ष था। और दूसरा ये कि कबीर को लेकर के जो उसके पहले जो बहुत सारे शोध कार्य हुए, कबीर को लेकर के एक अद्भुत समस्या है और वो समस्या उनके पाठ आलोचना को लेकर के, पाठालोचना उसको बोलते हैं कि जैसे कबीर ने भी, और उस कबीर ही नहीं, उस समय का जो पूरा निर्गुण जो परंपरा है बहुत सारे लोगों ने कहीं पे लिखा नहीं। हाँ, कबीर तो बोलते भी हैं वैसे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो वाचिक परंपरा में है कबीर और पूरी निर्गुण परंपरा, तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वहां से एक समस्या जो है शुरू हो जाती है कि कौन सा पद कबीर का है कौन सा नहीं है। और शुरुआती जो शोध कार्य हुए हैं अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध का, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब है जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में रेफरेंस के रूप में भी प्रयोग की जाती है, श्याम सुंदर दास का कबीर ग्रंथावली, उसमें बहुतेरे ऐसे पद हैं जिनका लगता है कि इससे कबीर का कोई संबंध नहीं है। कबीर का जो पीरियड था 15th सेंचुरी के आसपास का समय है, उसमें बहुत सारे ऐसे पद आपको मिल जाएंगे जिसमें उनके पदों के बीच में ही ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसमें बंदूक शब्द का प्रयोग है, तोप शब्द का प्रयोग है, ऐसे बहुत सारे। तो उनको पढ़ करके ही लगता है कि ये कबीर का तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो बहुत बाद के पीरियड हैं, 16th-17th सेंचुरी की चीजें हैं, ये शब्द ही तभी आए हमारे यहाँ पर। तो उसको पढ़ करके सीधा सीधा लगता है कि कबीर का नहीं है। तो उसके पाठालोचन की समस्या को भी मैंने उसमें देखा है। धर्मवीर जी ने भी इसको बहुत बार इंगित किया है और खास तौर पे ये तो मैंने एक सामान्य एक उसमें बता दिया। कबीर कई बार कबीर को लेकर के जो समझदारी है, कई बार जो उनकी भक्ति के जो अवधारणा है, उनके ऊपर जो उनकी दार्शनिक अवधारणा है, उसमें कबीर के पदों का बड़ा महज बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू दर्शन है या हिंदू परंपरा है उसमें पुनर्जन्म को लेकर के एक अवधारणा है और कबीर के यहाँ दो तरह के पद आपको मिलेंगे। जो कई बार ऐसे पद भी आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें लगेगा कि कबीर सीधा सीधा जो है पुनर्जन्म की अवधारणा को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें कबीर कहते हैं कि यही संसार है, यही सब कुछ है, इसके बाद किसी को कहीं नहीं जाना है, सारी मुक्ति यहीं पर है। उस तरह के भी पद आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर कबीर की जो अवधारणा है ईश्वर, जगत और मनुष्य को लेकर के, वो फिर किसको माने। कबीर के यहाँ ये भी पद है, कबीर के यहाँ ये भी पद है।
तो पाठालोचना की जो समस्या है उसको भी मैंने चिन्हित किया है और उसको लेकर के भी मैंने जितना संभव हो सका था उतना मैंने पदों को भी चिन्हित करने की कोशिश किया है कि कौन से पद इनके माने जाएं या ना माने जाएं। आगे चल करके मेरा ये आगे था एक प्रोजेक्ट, मैंने सोचा था कि मैं आगे बनाऊंगा कबीर के पाठालोचन को लेकर के, क्योंकि अपने शोध निष्कर्ष में मुझे ये लगा कि कबीर को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि कबीर का पाठालोचन ना संभव सके। पता तो चले कि कबीर का कौन है नहीं है, और कबीर को तो मतलब तरह तरह से हमारे समाज में लोग गाते हैं। होली के समय बहुत फूहड़ गीत भी हैं जो कबीरा जोगीरा के नाम पर जो है चलते हैं। तो क्या सब कबीर का है? इसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारा ऐसे भी पद हैं जो कहीं पे लिखे हुए नहीं। कबीर के समय का जो बहुत उनके जो निकटतम जो उनका संग्रह हुआ है वो गुरु ग्रंथ साहिब में हुआ है, जिसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन 34 से 36 के आसपास उनके जो पद हैं उनका संकलन वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये समस्या आ जाती है कि क्या उन 34-36 को ही हम कबीर का माने, इसके अलावा कुछ उन्होंने नहीं कहा लिखा। और कबीर के नाम पे एक बहुत बड़ी परंपरा है। हाँ, बंगाल से लेकर के पूरा आप चले जाइए सिंध इलाके, मालवा बेल्ट से गुजरते हुए बहुत तरीके से लोगों ने कबीर को याद किया, कबीर को गाया। उनके पदों को अलग अलग तरह के पद हैं उनके। तो ये बड़ी कठिन समस्या है जिसको मैंने शोध निष्कर्ष में अपने शामिल किया है कि कबीर के समय को भी समझना है और कबीर के समाज को भी। तो समाज को लेकर के तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, शोध कार्य, लेकिन कबीर, वास्तविक कबीर क्या है उसकी भी खोज किया जाना बहुत जरूरी है, और वो उनके पदों के माध्यम से हो सकती है। जी। तो डॉक्टर, अभी मैं समझ पा रही हूँ कि आपका शोध पहले जो कबीर पर काम हुआ है उससे कई मायनों में अलग है, क्योंकि बहुत सारी कुछ नए स्ट्रैंड्स हैं जो आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है अपने शोध में, कि कैसे उन्हें ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत ही ना देखा या पढ़ा जाए, या फिर जो रामानंद जी का कबीर के ऊपर जिस तरह का इन्फ्लुएंस रहा उसको ओवर एम्फसाइज ना किया जाए, जो ओवर एम्फसाइज किया जा रहा था एक डोमिनेंट तरीके से। उसके बाद किस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो अपनी राइटिंग्स रही हैं या जो अपना उनका शोध रहा है उसमें एक जातीय अवधारणा किस तरह से रही है उसको भी आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। फिर एक ये जो कॉन्ट्राडिक्शन रहा है कबीर को लेके कि उनके किन पदों को माना जाए कि वो उन्हीं के हैं, किन पदों को माना जाए कि उनकी इंटरप्रिटेशन है जो लोगों ने मान लिया है कि उन्हीं के हैं। इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन को भी आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कई मायनों में आपका काम पहले के कामों से शायद अलग रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने चर्चा में रखे हैं उसके अलावा कोई ऐसे और विशेष कुछ पॉइंट हो जिनको आप बताना चाहें कि जिन मायनों में आप एम्फसाइज करना चाहें कि ये और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले के रिसर्च में नहीं थी और इन मायनों में आपका काम और थोड़ा अलग है पहले के शोध से। तो ऐसे कोई अगर पॉइंट ज़रूरी आप समझें कि सामने रखना चाहें। अलग कहने का तो मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि कुछ अलग सा है जी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कबीर को लेकर के जो शुरुआती काम है, आपको बड़ा आश्चर्य हो गए जान करके कि कबीर सबसे पहले उनका जो कलेक्शन जो पब्लिश होता है उनके पदों का, उनके दोहों का, साखी, सबद, रामायणी, इन सब का जो पहला संकलित जो पुस्तक आती है वो बनारस से चलने वाली मनोरंजन पुस्तक माला सीरीज की किताब है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शुरुआती कार्य हुए हैं, कबीर को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कबीर के मानने वाले, उनके जानने वाले, उनको गाने वाले इतनी संख्या में हैं और इतने कबीर के पद कई बार इतने सहज भी हैं। वो आध्यात्मिक स्तर पे भी हो सकता है और सामाजिक स्तर पर भी उनके पद बहुत कह सकते हैं कि गेयता बहुत है उनमें और गाया भी उन्होंने, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एकेडमिया, हिंदी एकेडमिया का जो सीरियसनेस है वो नहीं रहा कबीर को लेकर के, जिसमें मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कार्य है कबीर को लेकर के, मैं उसको पहला गंभीर अध्ययन कबीर का मानता हूँ। लेकिन उसमें उस समय तक हो सकता है कि बहुत सारे शोध ना हुए हों, तो और उनको लेकर के जैसे
जो सबसे मैंने कहा कि अभी भी वो पुस्तक चलती है, श्याम सुंदर दास वाली कबीर जी। ग्रंथावली, जी। और सबसे ज्यादा अभी भी उसी पे लोग रिलाई करते हैं कबीर को जानने को लेकर के। वो पुस्तक जिस पांडुलिपि से तैयार की गई है, ये कहा गया है कि ये पांडुलिपि है जो कबीर के समय के बड़े आसपास है, और इसको हम ऑथेंटिक मानेंगे, और उसको लेकर के उन्होंने श्याम सुंदर दास जी ने उसको प्रकाशित किया। उसके बारे में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक जब वो लिख रहे हैं कबीर के बारे में, तो उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ये जो है पांडुलिपि जो बोला जा रहा है कि लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का है, ये नहीं है। उसमें बार बार वो इस बात को कहते हैं कि इसको किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हाथ से इसको जो है करेक्ट किया है, और वो एक्चुअली वो बताते हैं लगभग वो 18th सेंचुरी के आसपास का है, जिसको पीछे और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, और वो साफ साफ जो है ऐसा वो कहते हैं। मैंने उस पांडुलिपि को देखा नहीं है दरअसल, लेकिन ये रेफरेंस के रूप में उन्होंने कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कबीर को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, एक तो उनका अपना जीवन भी बहुत मतलब कि उनके बारे में वो कितने साल तक थे, किसके समकालीन थे, कब पैदा हुए। ठीक है, जैसे कई लोग मानते हैं कि कबीर जो है विधवा ब्राह्मण ब्राह्मणी के जो है जने थे, और चूंकि सामाजिक लोक लाज के बहस से उनको कहीं पे उन्होंने, जो ब्राह्मणी उनकी माँ थी, कहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद में मुस्लिम जो दंपति था उसने उनका पालन पोषण किया। तो कबीर के जन्म से लेकर के ही इतने सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, लगातार वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उस कंट्रोवर्सी पे मैंने अपना जो है थोड़ा सा जितना भी समय मिल पाया उसको एक दो पहलुओं को, जैसे उनके जो उम्र उनकी जो बताई जाती है लगभग 120 वर्ष की बताई जाती है, इस तरह के कुछ तथ्यात्मक चीजों पर भी मैंने अलग से काम करने की कोशिश की है कि ये चीजें जब तक इन पे ठीक से बात नहीं की जाएगी, हमेशा एक कंफ्यूजन कबीर को लेकर के बना रहेगा। इसके साथ में ही कबीर के समय के बारे में भी मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में अभी उसको लेकर के, अभी क्या मतलब 5-6 वर्ष 7 वर्षों से डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बहुत सक्रिय रहे हैं कबीर को लेकर के, उनके समय और समाज को लेकर के। तो उन्होंने रामानंद के पहलू पर, कबीर के जन्म के पहलू पर और कबीर के समाज के पहलू पर बड़ी गंभीरता से शोध कार्य किया है। लेकिन दरअसल जब मैं वो शोध कार्य अपना शुरू किया था, उसी दौरान उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो मुझे उससे जो मुझे फायदा मिलना चाहिए था, उसको जितना यूटिलाइज करना चाहिए था, उसमें जो शोध कार्य उन्होंने प्रकाशित किए उतना मैं उसको नहीं कर पाया। लेकिन अपने पक्ष से मैंने कबीर के समय और समाज को समझने का प्रयास किया है, और विशेष रूप से उसका जो जर्नी पॉइंट था मेरे लिए, मुक्तिबोध का एक आलेख है, बहुत ही छोटा सा आलेख है, भक्ति आंदोलन एक पहलू के नाम से, जिसमें मुक्तिबोध बार बार इशारा कर रहे हैं कि पूरे भक्ति आंदोलन को समझने के लिए, महज कबीर नहीं, और पूरे भक्ति आंदोलन को, विशेष रूप से निर्गुण भक्ति जो आंदोलन है उसको समझने के लिए हमको उस समाज में हो रहे जो व्यापक बदलाव हैं, वो पहलू हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, जिसको पुरुषोत्तम जी ने, जिसके लिए एक वर्ड कॉइन किया, पब्लिक स्फीयर, हिंदी साहित्य में उसको लेकर के आए उस वर्ड को। और खास तौर पे शुरुआत में रामविलास शर्मा का काम रहा उस पे, बाद में पुरुषोत्तम जी ने उसको एक्सप्लोर किया और ज्यादा, मर्चेंटाइल कैपिटलिज्म, और कि उस समय जो हमको आधुनिकता दिखाई पड़ती है कबीर के यहाँ या और भी जो निर्गुण लोग हैं, इवन जिसको कह सकते हैं कि वैष्णव भक्ति परंपरा में सूरदास के यहाँ या तुलसी के यहाँ पे भी आधुनिकता का प्रवेश कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि उस समय समाज में एक व्यापक परिवर्तन का वो दौर है, और वैसा इसलिए हो पाया है क्योंकि उसमें व्यापारिक पूंजीवाद, मर्चेंटाइल कैपिटलिज्म, इन सब का प्रवेश है। इस वजह से समाज में बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं, संबंधों में परिवर्तन हो रहे हैं, देश दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है। तो इस पे मैं बहुत बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो मूल काम था वो धर्मवीर और हजारी प्रसाद के बेसिकली इन दोनों के डिस्कोर्स पे काम था, लेकिन उसको भी मैं उसमें ऐड कर पाया हूँ। और जो तीसरी चीज मैंने बोला कि पुरुषोत्तम जी के यहाँ पे भी जो अभी सबसे आधुनिक जो शोध कार्य मैं मानता हूँ कि बहुत ही गहनता से किया हुआ शोध कार्य है, उसमें भी पाठालोचन की समस्या बार बार
हमको दिखाई पड़ती है। जी। उनके यहाँ पे भी जो बहुत सारे रेफरेंसेस जो उन्होंने यूज किए हैं कबीर को लेकर के, जी। वो भी श्याम सुंदर दास के ऊपर निर्भर हैं, और जिसके बारे में मैंने बताया है कि पांडुलिपि जिसका वो आधार उन्होंने बताया है, वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब जो पक्ष हैं, मुझे लगता है जी। इनको लेकर के मैंने अपने शोध कार्य में शामिल किया है। इन पे जी। और ज्यादा बात किए जाने की जरूरत है। लेकिन पाठालोचन हिंदी साहित्य में लगभग ये विधा, ये एक मेथड जो है वो लगभग लुप्त प्राय है, मर चुका है। जी। उस पे कोई बात नहीं करता है। मैंने आगे के लिए जब सोचा था तो उसी दौरान मैंने, क्योंकि मुझे अपने शोध कार्य में मुख्य समस्या पाठालोचन की लगी, लेकिन पाठालोचन को लेकर के भी अलग अलग तरह के लोगों की अवधारणाएं हैं। कुछ लोग पाठालोचन को एकदम फिजूल की चीज मानते हैं कि भाई जो समाज में जिसको जैसे याद किया जा रहा है तो उसको आप क्यों खारिज कीजिएगा, वो भी उसके व्यक्तित्व का हो सकता है कि एक पहलू हो। इस नाम पे लोग पाठालोचन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एकेडमिक्स में अगर हमको कुछ ठोस बातें कहनी है, कबीर के बारे में ठोस बातें कहनी है, उनके समय समाज के बारे में कुछ कहना है हमको, तो बिना पाठालोचन किए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अब आपको बताया कि पुनर्जन्म की अवधारणा पे उनके पक्ष में और विपक्ष में दोनों जो है सब कुछ वहां पे मिलता है। और ये मैंने केवल पुनर्जन्म के बारे में बात बोली, लगभग उनके जो मूल दार्शनिक सिद्धांत हैं उनके इर्द गिर्द आपको लगेगा कि कबीर जो कहना चाह रहे हैं उसके पैरेलल कबीर जो नहीं कहना चाहते हैं उसके भी पद गढ़े गए हैं और उनको कबीर के नाम पे प्रचारित किया गया है और उसको शामिल कर लिया गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, इस पे काम किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आखिरी जो महत्वपूर्ण जो पाठालोचना किया है माता प्रसाद गुप्त जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से थे, उन्होंने बहुत गंभीर काम किए हैं और पाठालोचन एज ए विधा उन्होंने विकसित की। रिसर्च मेथड के रूप में भी बहुत सारी जानकारियां उनके यहाँ पर हैं। उसको आधार बना करके फिर से कबीर के पाठालोचन को लेकर के काम किए जाने की जरूरत है। जी। तो डॉक्टर, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भविष्य में जो भी शोधार्थी हैं जो कबीर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से ऐसे क्या पहलू उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि किन पहलुओं पे, कबीर के किन पहलुओं पे और जो लोग शोध कर सकते हैं? जी जी। दरअसल कविता में कबीर की जो छवि है वो बहुरंगी है। बहुत सारे कलर्स हैं उनके यहाँ पर, बड़े गहन आध्यात्मिक पद आपको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ ही गुनगुनाती थी, काहरी नलनी तू कुम्हलानी। बहुत सारे जो उस समय का जो सामंतवादी सोच है, धार्मिक सोच है, प्रभुत्व है एक खास तरह की मानसिकता का, उसके विरोध के बहुत सारे आपको वहां पे पद मिल जाएंगे। उसके साथ में ही आपको ऐसे बहुत पद मिल जाएंगे जो पूरे भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो प्रेम का पक्ष है। कबीर के यहाँ पर बड़े जोर शोर से प्रेम को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। तो कहने का मतलब कि ये जो कबीर की पोएट्री के जो इतने सारे कलर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, दिक्कत यह है कि जो शोध कार्य अभी हो रहे हैं वो किसी एक पक्ष को चुन करके हो रहे हैं। जी। किसी ने कबीर के रहस्य को उठा लिया कि भाई उनके आध्यात्मिक पक्ष पे ही बात करेंगे। किसी ने कह दिया कि हम कबीर का ये जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति वाला पक्ष है, हमको ये बड़ा प्रिय है, हम उसको उठा करके काम करेंगे। किसी को लगा कि नहीं, कबीर के यहाँ प्रेम की बात है और भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हम इसको आधार बना करके काम करेंगे। मुझे लगता है कि अभी ऐसे शोध कार्य किए जाने की जरूरत है और जो भी शोध हों उसमें इस पहलू पर बार बार जो है सोचा जाए, विचार किया जाए कि टोटलिटी में कबीर को देखने की कोशिश हो कि भाई एक व्यक्ति के अंदर अध्यात्म भी हो सकता है, ठीक है, जातीय विरोध भी हो सकता है और धार्मिक विरोध भी हो सकता है, अलग अलग मान्यताओं का विरोध हो सकता है, रूढ़ियों का विरोध हो सकता है और वो प्रेम के गीत भी गा सकता है। ठीक है, इस व्यक्तित्व को पहुंचने की दिशा में जो है मुझे लगता है कि शोध कार्य किए जाने की जरूरत है। जब तक हम इन तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके, हो सकता है कि हम काम करें कबीर की सामाजिक चेतना पे ही काम करें, कबीर की धार्मिक चेतना या आध्यात्मिक चेतना पे ही काम करें, लेकिन इन पक्षों को भी साथ में जब हम इसके बारे में चिंतन करें तो ये पक्ष भी
जो है हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए जी। कि कबीर के व्यक्तित्व की बनावट ये है कि उनके यहाँ पे ये तमाम सारे रंग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि वहां से जो कबीर के समाज की खोज है, कबीर के समय की खोज है, उस पे भी ज्यादा रोशनी पड़ पाएगी कि ये जो कबीर का जो दौर है या भक्ति आंदोलन का दौर है, ये इतना बहुरंगी क्यों है, जिसमें एक व्यक्ति के अंदर अध्यात्म भी दिखाई पड़ रहा है और कई बार उसको मतलब कि हम बोल भी देते हैं, बड़े बेढंगे ढंग से बोल देते हैं कि भाई कबीर के यहाँ जो कुछ है वो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, तो ये भी दिखाई पड़ रहा है। और उसी के साथ में जबरदस्त विरोध है, ठीक है, अलग अलग अपने समय के प्रचलित धर्मों का, रूढ़ियों का, परंपराओं का जबरदस्त विरोध है। और कबीर अचानक से फिर एकदम से मस्त मौला होकर के प्रेम के गीत भी गा रहे हैं। हाँ, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है मन से बोझ भारी क्या। तो ये भी बातें उनके समय और समाज में हमको दिखाई पड़ती हैं। तो किसी एक पक्ष को चुन लेने से मुझे लगता है कि जो आजकल जो जिस तरह के शोध कार्य हो रहे हैं, उससे बेहतर है कि कबीर के इस पूरी छवि को सामने रख करके फिर उनके अगर किसी पहलू पर, विशेष पहलू पर बात करनी हो तो करनी चाहिए, लेकिन ये पक्ष छूटना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शोधार्थियों को जो कबीर पे शोध करना चाहते हैं, उनके समय समाज पे शोध करना चाहते हैं, इन बातों को दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर रवि। हम जितना भी धन्यवाद करें आपका कम है कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए समय निकाला और कबीर पर बहुत कुछ नया जानने को मिला, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या क्या आलोचना रही कबीर को पढ़ने के डोमिनेंट डिस्कोर्स की, वो जानने के लिए मिला, और क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन कबीर से जुड़ी राइटिंग्स की क्या कॉन्ट्रडिक्शन रही, और कबीर एज अ फिलोसोफर अगर हम देखें, एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट अगर हम देखें, तो उनसे क्या क्या जुड़ी कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्रडिक्शंस रही, उनके बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े रहे, आपने इस बातचीत को सुना। हम अगली बार एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आपने शोधार्थियों के लिए पूछा, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कबीर को लेकर के जो दलित डिस्कोर्स की तरफ से बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो स्त्रीवादी पक्ष है उसको लेकर के एक दो लेख जरूर मिलते हैं जो बड़े गंभीर लेख हैं उस तरह से, लेकिन जैसा काम जो है दलित डिस्कोर्स के भीतर हुआ, वैसा काम जो है स्त्रीवादी पक्ष की तरफ से नहीं हुआ। और कबीर के यहाँ कई बार जो है उनके कबीर के व्यक्तित्व में ये फांस भी हमको दिखाई पड़ती है कि उनके यहाँ पे महिला को लेकर के या स्त्री पक्ष को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो है कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसको भी समझने की बड़ी जरूरत है। तो उस पर भी हमको सजग होकर के शोध करने की जरूरत है। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका रवि। तो हम लोग अगले एपिसोड में आप लोग के साथ फिर से जुड़ेंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।